नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग बात करेंगे पॉलिटी में अनुसूचियां। अनुसूचियां एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा जिसमें पूछा जाता है कि कौन सा विषय किस अनुसूची में दिया हुआ है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर पॉलिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटी में जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आप कहेंगे सर अनुसूचियां। यहाँ पर हम अनुसूचियां पढ़ेंगे। अनुसूचियां जिन्हें इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अनुसूचियां, जिन्हें इंग्लिश में हम शेड्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जिन्हें हम शेड्यूल्स कहते हैं। और इस शेड्यूल्स की बात होगी कि सर जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? कमेंट में आंसर आपका होना चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थीं? बताइए जल्दी से कि सर मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थीं? आप कहेंगे सर अनुसूचियां। फटाफट से आप मुझे बताइए कि सर मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थीं? तो 8 अनुसूचियां थीं। अगर मैं बात करूं कि सर वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? आप कहेंगे सर वर्तमान में, प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां होंगी? तो आप बताएंगे 12। अब जैसे पहले 8 अनुसूचियां थीं, अभी कितनी हो गई हैं? 12। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 11वीं कब जोड़ी गई? 12वीं कब जोड़ी गई? इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आती हैं। राधे राधे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि भैया ये जो अनुसूचियां हैं, इनके बारे में हमें डिटेल में पता करना है। कि जैसे अगर मैं बात करता हूं, जो फर्स्ट शेड्यूल थी, पहली अनुसूची, जिसे हम प्रथम अनुसूची कहते हैं, कि प्रथम अनुसूची में क्या दिया हुआ था? अनुसूची। आप कहेंगे सर जो पहली अनुसूची थी, इस अनुसूची में क्या दिया हुआ था? फटाफट से आप मुझे बताइए कि सर जो पहली अनुसूची थी, इसमें अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताइए, पहली अनुसूची के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इसमें आप मुझे बताएंगे। चलिए सर, आपने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। संविधान सभा के सचिव हुआ करते थे HVR आयंगर। ठीक है, आपने अगर नहीं लिखे हैं प्लीज लिख लेना कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज HVR आयंगर। कौन? HVR आयंगर। चलिए जल्दी से आप लिखिए। हम यहां पर बात करेंगे, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें संघ दिया हुआ है, भारत संघ जो है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्य क्षेत्र हो गए, राज्य क्षेत्र एवं नाम का वर्णन। ठीक है, नामों का वर्णन। तो भैया यहां पर आपको लिखना है कि जो यूनियन है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आप कहेंगे सर यहां पर आप करिएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आप यहां पर बताइएगा सर टेरिटरीज एंड नेम्स। इनका जो वर्णन है वो किस में दिया हुआ है? वो अनुसूची 1 में दिया हुआ है। मान लो जैसे किसी राज्य की स्थापना करनी है, जब किसी राज्य की स्थापना करनी है, तो जब राज्य की स्थापना करने की बात आती, सर आप लिख दो। चलिए लिख देता हूं, ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं, इसको लिख लेना आप। संवैधानिक सलाहकार, क्या नाम था उनका? लीगल एडवाइजर, सलाहकार। आप कहेंगे सर सलाहकार, इनका नाम क्या था? BN राव।
BN राव, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, और संविधान सभा के सचिव कौन थे? सचिव HBR आयंगर, HBR आयंगर। ठीक है जी, क्या नाम होगा? आयंगर। तो यहाँ पर आप लोग इसको तो पहले ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है, ये तो पहले ही आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। चलिए, यहाँ पर हमने बात कर ली कि सर जैसे किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य की स्थापना करनी हो, तो उसकी व्यवस्था दी है अनुसूची राज्य की स्थापना अनुसूची 2 और 3 में, राज्य के नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में। लेकिन वहाँ संशोधन नहीं होगा, संशोधन कहाँ किया जाएगा? अनुसूची 1 में। जब नया राज्य बनाया जाएगा तो अनुसूची 1 में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने वहां पर बता दिया था, आप चाहे तो इसे संविधान के निर्माण में लिख लीजिएगा, ये मैंने आपको भैया बता दिया था, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, लिखा रहने दीजिए। हाँ चलिए, हमारा चैप्टर है ये। अब इसमें हमने ये पढ़ लिया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल तो आएगा नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें लिखवाता हुआ चलूँगा। शेड्यूल 2 क्या कहता है? सेकंड अनुसूची में क्या लिखा है? आप कहेंगे सेकंड अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? देखिए मेरे दोस्त शिवांशु द्विवेदी जी, अगर बात करेंगे डिटेल की, तो हम पढ़ रहे हैं कांस्टेबल लेवल, ठीक है, चाहे वो मद्य निषेध हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे कुछ भी हो, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप यूपीएसआई पढ़ रहे होते, सीजीएल पढ़ रहे होते, सीपीओ पढ़ रहे होते, तो मैं उसके आधार पर करा रहा होता। अब आपका बैच कौन सा है? कांस्टेबल लेवल पे है, तो भैया मैं उसी के आधार पे पढ़ाऊंगा, है ना। अगर ये यूपीएससी लेवल का होता तो मैं उसके लेवल का पढ़ा देता। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं कांस्टेबल लेवल में आपको यूपीएसआई लेवल पढ़ाऊं, तो फिर उनकी क्या गलती है जिन्होंने ये होमगार्ड समझकर, कांस्टेबल समझकर बैच लिया है? तो वो क्यों एक्स्ट्रा पढ़ें? तो भाई जो एग्जाम होता है उसी एग्जाम के ओरिएंटेड हम कराते हैं, ठीक है, उसी एग्जाम के ओरिएंटेड कराते हैं। चलिए, हाँ अक्षित जी बताइए प्लीज। हम यहाँ पर भैया मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं जो भी चीज़ें हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड बताऊंगा, जो एग्जाम से रिलेटेड हैं। आपके बताने के लिए मैं संविधान सभा में ही 4-5 क्लास लगा दूंगा, लेकिन वो आपके एग्जाम में आएगा नहीं। फिर आप मुझे आगे चलकर कहोगे अरे सर आपने इतना लिखवा दिया और इतना डिटेल तो आया ही नहीं, फिर आप लोग मुझे ही गलत बताओगे, है ना। तो मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ, एग्जाम के स्तर पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मुझे पढ़ाने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम क्या है, किस लेवल का आता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल जो आपके डर है, मैं मान रहा हूं आपका डर अच्छा है कि भाई हो सकता है और डिटेल आ जाए, लेकिन बेटा इतना आप मेरे ऊपर भरोसा कर लीजिए, आपने RWA पर भरोसा किया, इतना भरोसा कर लीजिए कि मैं इसी तरीके से जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा वही कराऊंगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा है वेतन भत्ते, यहां पर क्या लिखा है? वेतन भत्ते यानी कि सैलरी। आप कहेंगे सर सैलरी एंड अलाउंसेस। यहां पर हम बात करेंगे, ये आप लोग मुझे बताइएगा कि सर वेतन भत्ते कौन सी अनुसूची के तहत दिए जाते हैं? अनुसूची 2। अनुसूची 2 में लिखा है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, कैग, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो यहीं से मिलते हैं, ठीक है। आशीष चौहान जी बेटा आप प्लीज ये ध्यान रखें, कहीं भी आगे पीछे नहीं है, सीक्वेंस में है। इनकी अगर बात कर रहे हैं तो ये आप वहां लिख सकते हैं, हालांकि मैंने बोला था वहां, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, यहां से जो है लिख लीजिए। संविधान के निर्माण में ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आप लोग ध्यान रखें, आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि भाई राज्य सभापति का वेतन कौन सी अनुसूची में, केवल क्या पूछा जाएगा कि सर वेतन भत्ते कौन सी अनुसूची के अनुसार दिए जाते हैं? अनुसूची 2। अब मैं चाहूं तो लिखवा सकता हूं कि राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, महान्यायवादी हो गए, कैग हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, ठीक है, इनको वेतन अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। लेकिन इतना डिटेल लिखने की आवश्यकता है नहीं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया, हमने यहां तक पढ़ लिया। अब अनुसूची 3 आती है, कौन सी आती है जी? अनुसूची 3। अब यहां पर अनुसूची 3 लिखिएगा कि सर शेड्यूल 3 में क्या लिखा हुआ है? अनुसूची 3 क्या कहती है? इसमें लिखा है शपथ की व्यवस्था।
ओथ, कि भैया जो संवैधानिक पद हैं उन पर जो शपथ ग्रहण की जाती है, उन पर जो शपथ ग्रहण की जाती है, शपथ यानी कि ओथ की बात अगर यहां पर होगी दोस्तों, ओथ। अब आप कहिए क्या सर इसमें ओथ जैसे कि केंद्रीय मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हो गए, कैग हो गए, ठीक है, इनकी शपथ की जो व्यवस्था है वो किस में दी हुई है, इसी में दी हुई है। संसद सदस्य हो गए, विधानमंडल के सदस्य हो गए, तो ये जो शपथ ग्रहण करते हैं वो अनुसूची 3 के तहत करते हैं। किसके तहत? अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। अनुसूची आती है 4। देखिए कहीं मैं शेड्यूल लिख रहा हूं, कहीं अनुसूची लिख रहा हूं, इससे ये हो जाएगा कि आपको इंग्लिश में भी पता चल जाएगा और हिंदी में भी पता चल जाएगा कि सर शेड्यूल 3, अनुसूची 3, शेड्यूल 4। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, इसको आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है, कि सर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब ये जो बंटवारा किया जाता है सीटों का, ये कैसे किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। जिस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस राज्य की सीटें भी ज्यादा होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि सर सबसे ज्यादा सीटें कहां से जाती हैं राज्यसभा में? आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं? कौन भैया बताएंगे कि सर राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें किस प्रदेश से जाती हैं? आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश से जाती हैं 31 सीटें। हालांकि मैं इनकी ट्रिक कराऊंगा जब मैं राज्यसभा पढ़ाऊंगा, जैसे उ और अ की मात्रा, उ और अ की मात्रा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। एग्जाम्पल पर और देख सकते हैं आप महाराष्ट्र, कि सर महाराष्ट्र से सेकंड नंबर पे है कि सबसे ज्यादा सीटें सेकंड नंबर पे किस राज्य से आती हैं? आप कहेंगे महाराष्ट्र से 19 सीटें आती हैं। कितनी? 19 सीटें आती हैं। मैं ट्रिक में याद करा दूंगा इन्हें, मैं ट्रिक में याद करा दूंगा कि भैया ये बताइए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? आप कहेंगे 31, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, बंगाल बिहार से 16, कर्नाटक से 12, ठीक है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात से 11, राजस्थान उड़ीसा से 10, केरल से 9, ठीक है। ऐसे ही मैं सीक्वेंस में आपको जब राज्यसभा कराऊंगा वहां पर ट्रिक वाइज याद करा दूंगा, ट्रिक वाइज आपको याद करूंगा, ठीक है। मनीराम जी आपका कमेंट आता है, ठीक है। अभी आप प्लीज यहां पर पढ़ने पर फोकस कीजिए, कमेंट पे नहीं, रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आप बड़ा भाई मानते हैं, एक टीचर मानते हैं, तो उनकी बात भी मानिए, सब लोग उनकी बात भी मानिए, क्योंकि पढ़ते समय अगर हम कमेंट में ही रहेंगे, देखिए इतना टाइम आपको कमेंट टाइप करने में भी तो लगता होगा, तो फिर मैं जब यहां समझा रहा हूंगा वहां पर आप कमेंट टाइप करने में रहे होंगे, तो फिर वो थोड़ा सा याद करने में समस्या हो सकती है। प्लीज रिक्वेस्ट है ना। चलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अब बात ये आ गई, अब यहां पर हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब बात आती है सर शेड्यूल 5 क्या कहती है? शेड्यूल 5 देखिए इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का वर्णन, प्रशासन का वर्णन, जिसमें 10 राज्य आते हैं, जिसमें 10 राज्य आते हैं, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बिहार है, ठीक है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो इस प्रकार से 10 राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो ये किस में है? अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में क्या लिखा है? आप कहेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। आप कहेंगे क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। ठीक है जी, प्रशासन व नियंत्रण। आप कहेंगे सर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिख रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द एरियाज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है जी, यहां पर आप लोग इसको लिख लेंगे। अब बात आती है कि सर इसमें कितने राज्य दिए। वैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं, 10 राज्यों का वर्णन है। 10 राज्यों में एक दो मैं बता देता हूं, जैसे मध्य प्रदेश हो जाएगा, जैसे गुजरात हो जाएगा, जैसे महाराष्ट्र हो जाएगा, जैसे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्या क्या हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे हैं, मैं लिख देता हूं ऐसे ही। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख लेने। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिख दिए। अब बात आती है सर अनुसूची 6 में क्या लिखा है। अनुसूची 6 कहती है कि सर 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। अनुसूची 6 में केवल 4 राज्यों की अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण है। चलिए लिख लीजिए आप लोग। हम बात करेंगे सर ATMM। अब ATMM की बात हो रही है तो ATMM यानी कि अनुसूची 6 में क्या लिखा है, शेड्यूल नंबर 6 क्या कहती है, शेड्यूल नंबर 6। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर इसमें 4 राज्य का मतलब है ATMM। अब यहां से A से बनेगा असम, T से बनेगा त्रिपुरा, T से क्या बनेगा त्रिपुरा, M से क्या बनेगा मेघालय, क्या बन जाएगा मेघालय, और M से क्या बनेगा मिजोरम, क्या बनेगा मिजोरम। तो जो ये 4 राज्य हैं इनके के जनजातीय यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, आप कहेंगे सर शेड्यूल ट्राइब्स जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। अब यहां पर प्रशासन व नियंत्रण, ठीक है जी, नियंत्रण। तो ये आप लोग लिखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द एरियाज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, लाइक असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करेंगे शेड्यूल का हिंदी क्या होगा सर। भैया मुझे लग रहा है कि आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने यहां पर अनुसूची लिखा है, मैंने शेड्यूल लिखा, और मैंने कहा भी कि अनुसूचियों को ही शेड्यूल कहते हैं। अनुसूचियां, शेड्यूल्स मैंने लिखा। अगर इतनी भी एक एक करके लिखवाना पड़े तो बहुत मेहनत की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। चलिए फिर भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। मैं अनुसूची 6 लिख देता हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। आप जो भी चीज़ों में डाउट होगा उनको मेरा निभाना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, चलिए यहां पर आपने लिख लिया। हाँ जी, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिख ली होंगी। चलिए अभी देखिए हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। अगर आप कहोगे अनुसूची में आर्टिकल का पढ़ाओ, फिर कहोगे आर्टिकल में आप जो है
और चैप्टर पढ़ाओ तो वो प्रॉब्लम है। सीक्वेंस वाइज चलेंगे, हर चैप्टर को पढ़ते हुए चलेंगे। अभी चैप्टर स्टार्ट होंगे हमारे भाग 1 में, और अभी भाग 1 से पहले हमें 2-3 चीजें पढ़नी है। जैसे आज अनुसूची पढ़ेंगे, कल संविधान के स्रोत पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग संविधान के भाग और उससे संबंधित अनुच्छेद पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र की, जहां पर आर्टिकल से स्टार्ट होंगे। सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है भैया। चलिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, एक साथ घड़ा नहीं भर पाता। घड़ा एक साथ भरता है तो पानी निकल जाता है, पानी ज्यादा प्रेशर से आता है, समझ गए। तो यहां पर हम पढ़ेंगे अनुसूची 7। यहां हम बात करेंगे अनुसूची शेड्यूल। यहां पर हम बात कर रहे हैं भैया शेड्यूल, और शेड्यूल की बात हम लोग बात कर लेते हैं। शेड्यूल की बात हो रही है, आप कहेंगे सर 7। इसमें क्या लिखा है? केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन। केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन। राज्यों में शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। विभाजन। चलिए, यहां पर हम बात करेंगे सर, यहां पर आप कहेंगे सर डिवीजन। आप मुझे बताइए भैया, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आप कहेंगे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। चलिए, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन। अब ये जो विभाजन होगा, ये जो विभाजन किया जाएगा, ये 3 सूचियां बनाकर किया जाएगा। कितनी सूचियां बनाकर? 3 सूचियां, 3 लिस्ट। आप कहेंगे सर 3 लिस्ट। अब यहां पर 3 लिस्ट बनाकर किया जाएगा। जैसे कि एक होगी संघ सूची, एक कौन सी होगी? संघ सूची होगी, जिसे हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोलेंगे? यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में पहले कितने विषय थे? आप ये लिखिएगा, पहले विषय कितने थे? पहले कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे? 97। वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में आप कहेंगे सर 100 विषय दिए हुए हैं। कितने? 100। अच्छा, सेकंड जो शेड्यूल है, इसमें राज्य सूची है। क्या है इसमें? राज्य सूची। और राज्य सूची की अगर बात होगी तो इसे हम क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट में पहले कितने विषय थे? इसमें पहले विषय हुआ करते थे भैया 61। अभी वर्तमान में कितने विषय दिए हुए हैं? वर्तमान में इसमें कितने विषय दिए हुए हैं? आप कहेंगे 61। जैसे कृषि है, स्वास्थ्य है, ठीक है। अब बात आती है सर तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची है समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, जिसे कॉनकरेंट लिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे जी? कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट की बात होगी तो आप बताएंगे सर इसमें कितने विषय हैं? इसमें जो विषय दिए हुए हैं, पहले कितने विषय थे? पहले जो विषय थे इसमें वो कितने थे? आप कहेंगे सर 47। कितने थे? 47। वर्तमान में कितने विषय दिए हुए हैं? वर्तमान में विषय दिए हैं इसमें 52। कितने? 52। तो ये पॉइंट आपको लिखना है कि सर ये बताइए, हाँ जी, राज्य सूची। ओहो, राज्य सूची को भी मैंने यूनियन लिख दिया क्या? यहां पर स्टेट लिस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी इसको? स्टेट लिस्ट। आप कहेंगे सर ये तो स्टेट लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट तो यहां पर लिख दी। ये तो राज्य सूची थी, और राज्य सूची को स्टेट लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी? स्टेट लिस्ट बोलेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, जयराम इनका नाम है, ये कह रहे हैं अनुच्छेद और अनुसूचियों में अंतर समझाएं। देखिए, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेदों की, तो अनुच्छेदों में प्रावधान दिए, प्रोविजन दिए। लेकिन बात करें अनुसूचियों की तो उसमें सब्जेक्ट दिए, विषय दिए। जैसे अनुच्छेद 1 की बात करें, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का प्रावधान है, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा।
ठीक है, तो ये प्रावधान उसमें दे दिया। वहीं अनुच्छेद 2 में लिया नए राज्यों की स्थापना। अब नए राज्यों की स्थापना की व्यवस्था 2 में दी है, जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाएगा। लेकिन जब बनाया जाएगा तो उसके लिए जो जो विषय दिए, कैसे कैसे कहां पर संशोधन होना है, तो वो अनुसूची 1 बताएगी। ठीक है, वो अनुसूची 1 बताएगी। क्लियर हो गई चीजें? चलिए, तो इसमें पहले 66 विषय थे। ये क्या कर रहा हूं मैं, पहले इसमें 66 विषय थे और अब 61 हैं। हालांकि बोल मैं 66 ही रहा हूं, है ना। पहले 66 विषय थे, अब 61। जैसे कि इसमें शिक्षा हुआ करता था पहले, लेकिन उन्हें किसमें शामिल कर दिया, उसे शामिल कर दिया किसमें, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। कुछ विषय ऐसे जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, इंपोर्टेंस हैं, तो उन्हें इसमें से निकालकर संघ सूची में शामिल कर दिया। किसमें शामिल कर दिया, संघ सूची में शामिल कर दिया। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है कि सर संघ सूची यूनियन लिस्ट में पहले सब्जेक्ट कितने थे, 97। राज्य सूची में पहले सब्जेक्ट कितने थे भैया, आप कहेंगे सर 66। अब फिर उसके बाद समवर्ती सूची में पहले विषय कितने थे, 47। अगर बात होगी वर्तमान में कितने विषय दिए हुए हैं, तो वर्तमान में संघ सूची में 52 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, और भैया समवर्ती सूची हमने पढ़ ली 52, राज्य सूची 61, और भैया संघ सूची हो गए 100। कितने हो गए, 100। खत्म हो गई कहानी। अब बात आती है भाषा। अनुसूची 8 क्या कहती है, अनुसूची 8 में क्या दिया हुआ है, 8 शेड्यूल नंबर 8 में क्या दिया है बताइए जरा। आप कहेंगे सर इसमें भाषा का जिक्र है, भाषा, इसमें भाषा का वर्णन है, लैंग्वेज का प्रावधान दिया गया है, लैंग्वेज। आप कहेंगे सर लैंग्वेज कि जब हमारा मूल संविधान था तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर मूल संविधान जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी, आप कहेंगे 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। 14 भाषाओं को क्या किया गया था, 14 भाषाओं को मान्यता मिली हुई थी, 14 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया था, मान्यता दी थी। ठीक है, क्या दिया था, मान्यता। 14 भाषाओं को मान्यता थी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि सर वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं दी हुई हैं, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर वर्तमान में इसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी लैंग्वेजेस हैं इसमें, आप कहेंगे सर इसमें जो लैंग्वेजेस हैं उनकी संख्या है 22। तो नोट करके लिखिएगा कि सर 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, जरा कमेंट में बताइए कि सर 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, बता दीजिए जल्दी से कि सर 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी। चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से। मित्रपाल जी, होमगार्ड का बैच तो प्रैक्टिस सेट तो चल रहा है 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, 4 बजे तक चलता है। यूट्यूब पर चलता है, रोजगार वेदंकित यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, डेली चलता है, मंडे टू फ्राइडे। सिंधी, बहुत बढ़िया, सभी आंसर दे रहे हैं सिंधी, गजब। तो आप कहेंगे सर सिंधी, यहां पर हमने पढ़ी सिंधी। जो सिंधी भाषा है ये 15वीं भाषा बनी थी और इसे 21वें संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, एड ऑन की थी। ठीक है, जोड़ी गई कि सर 15वीं भाषा है जिसे 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, यहां पर हमने सारे पॉइंट लिख लिए हैं, कोई आपत्ति कोई समस्या फटाफट से आप मुझे बताइए। अब बात आती है कि सर कौन कौन सी नमक जोड़ी गई। नमक का मतलब है नेपाली, ना से नेपाली, मां से मणिपुरी और का से कोंकणी। कौन सी, कोंकणी। तो
तो ये भी लिखना कि सर का से कोंकणी। ठीक है, अब इनको कब जोड़ा गया था? इन्हें जोड़ा गया है 71वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, कि सर 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 3 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, इसके बाद भैया एक संविधान संशोधन और किया गया जिसमें बोर्ड मास जोड़ा गया। ठीक है, क्या जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बीडीएमएस पढ़ते हैं ना, बोर्ड मास हमने पढ़ा है ना कि सर बोर्ड मास पढ़ा होगा, ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, है ना, सब्ट्रैक्ट, ऐसे करके हमने पढ़ा होगा बोर्ड मास। अब ये बताइए कि सर बीडीएमएस जिसे हम बोडो कहते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये भाषाएं कब जोड़ी गई थी? संथाली। आप कहेंगे सर ये भाषाएं कब जोड़ी गई हैं संविधान में? तो आप कहेंगे 92वां संविधान संशोधन, 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, यानी कि 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, यहां लिखा है संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, द्वारा जोड़ी गई। तो भैया 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19, 20, 21, 22, तो टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई जी। कितनी हो गई जी? 22 हो गई। समझ गए आप लोग? चलिए, अब बात आती है कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, अब आती है शेड्यूल 9। कौन सी शेड्यूल आती है? शेड्यूल आती है जी 9। यहां पर हम बात कर रहे हैं अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या दिया हुआ है? अनुसूची 9 ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार से, लैंड रिफॉर्म। आप कहेंगे सर ये तो भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म। चलिए, अब लैंड रिफॉर्म की बात आ गई, भूमि सुधार की बात आ गई कि सर इसमें कुल कितने विषय दिए हुए हैं? अनुसूची 9 में कुल विषय कितने दिए हैं जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते? आप कहेंगे सर 284 विषय हैं। कितने? 284 विषय हैं। और इसमें जो विषय दिए हैं, इसमें जो विषय है ना, इन विषयों को या अनुसूची 9 को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, किसमें? कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं। चलिए, अब बात आती है कि जोड़ी कब गई थी? तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब का है जी अधिनियम? आप कहेंगे सर 1951 का, के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, अब बात आती है जी, देखिए अनुसूची 9 बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें दिए गए विषयों को लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते? तो जल्दी से बता दीजिए। मुकुंद जी कह रहे हैं सर मिलना है। बिल्कुल वर्मा जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। चलिए, अब इसमें एग्जाम्पल समझिए। जैसे कि एक खेत है, आपका एक खेत है और उस खेत के नहर निकल रही है। ठीक है, नहर निकल रही है और नहर आपके खेत के आगे आ गई।
तो आपको खेत छोड़ना पड़ेगा। अब आपको मुआवजा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा है ना, कि भाई जितना आपका खेत होगा जो सर्किल रेट होगा उसका 4 गुना, हो सकता है कहीं कहीं 10 गुना भी मिलता है, तो भाई मुआवजा आपको मिल जाएगा। और जब मुआवजा मिल जाएगा तो आपको जमीन छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो नहर जो है ना वो लोक हित के लिए है। हो सकता है उस नहर से आसपास के जो जंगल हैं, जो खेत हैं, उनमें उनमें क्या किया जाए, उनमें पानी दिया जाए, सिंचाई की जाए, इरिगेशन की व्यवस्था हो जाए, कि भाई एक खेत के वजह से नहर रुक रही है तो वो खेत जो है अगर आप नहीं भी देंगे तो वो जो नहर निकाल रही है कंपनी, वो कोर्ट के माध्यम से उस खेत को ले लेगी और आपको उसका मुआवजा दे देगी। ठीक है, तो उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अधिनियम ये कहता है कि जो जो भैया लोक हित में होंगी, राष्ट्रीय हित में होंगी, अगर वो संपत्तियां सरकार उन पर अपना कब्जा कर सकती है, लेकिन बदले में उन्हें भैया पैसा देगी जिनकी संपत्ति जा रही है, जिनकी जमीन जा रही है। चलिए लिख लीजिए आप लोग। अब बात आ गई यहां पर शेड्यूल या अनुसूची। शेड्यूल या अनुसूची 10 लिख लेंगे ना, अनुसूची को ही शेड्यूल बोल रहे हैं। अनुसूची 10 में क्या था, एक कहानी थी सिरसा। हरियाणा में एक सिरसा विधानसभा है, जहां पर सिरसा विधानसभा 91 नहीं होगा, ये 51 है, 51, 1951 पहला संविधान संशोधन है जो संविधान में हुआ था 1951 में। ठीक है, यहां पर अगर बात हो गई सर अगर मैन ना हो देने का तो भी सर बिल्कुल, अगर आप अपनी जमीन नहीं भी देना चाह रहे हैं तब भी उस पर सरकार कब्जा करेगी। ठीक है, तभी तो कहा है कि कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते आप। देखिए हम बात कर रहे हैं अनुसूची 10 में कि सिरसा विधानसभा थी, वहां पर एक विधायक थे गयालाल। गयालाल ने क्या किया, अपनी पार्टी बदल दी। वो सीपीआई से कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से सीपीआई में आ गए, सीपीआई से सीपीआईएम में जा रहे थे। तो फिर एक कानून बना कि भाई जो विधायक है, सांसद है, अगर वो अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। कि विधायक या एमएलए, एमएलसी, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये पार्टी कार्यकर्ता के रूप में किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये सांसद या विधायक के रूप में भैया किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। दल बदल पर रोक, दल बदलने पर रोक। ठीक है जी। एंटी डिफेक्शन लॉ, आप कहेंगे सर क्या बना था, एंटी डिफेक्शन लॉ, कि दल बदलने पर रोक लगा दी गई। और ये कब जोड़ा गया था, इसे कब जोड़ दिया, इसे जोड़ा गया था 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। चलिए एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर है 10 अब 11। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें दिया पंचायती राज, पंचायत राज, इसमें पंचायत राज या पंचायती राज की व्यवस्था है। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है, पंचायत राज की व्यवस्था यहां पर की गई है। और इसे कब जोड़ा गया था, इसे 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, बहुत सारी जगहों पर इसे 93 दे रखा है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अधिनियम जिस नाम से पास होता है उसे उसी के नाम से जानते हैं। हालांकि ये लागू 1993 में हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, लेकिन लागू की डेट नहीं आ गई। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, आप कहेंगे सर इसके द्वारा इसे जोड़ा गया। और पंचायत राज व्यवस्था, इसमें जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट दिए हैं, जो विषय दिए गए हैं, वो कितने विषय दिए गए, आप कहेंगे सर 29 विषय दिए गए। पंचायत राज से संबंधित जो विषय हैं वो 29 विषय हैं। जो ये 73वां संविधान संशोधन है, इसी के द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। इसी के द्वारा क्या किया गया था, पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया। पंचायत राज या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। क्या दिया भैया, आप कहेंगे सर संवैधानिक दर्जा दिया, संवैधानिक दर्जा दिया। क्या दिया जी, संवैधानिक दर्जा दिया।
चलिए यहाँ पर आप पढ़ लीजिए कि भैया संवैधानिक दर्जा यहाँ पर दिया गया था, फटाफट से लिखिए। ठीक है, क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए आगे बात करें। अब बात आएगी सर, जो एक 12वीं अनुसूची है उसमें क्या दिया हुआ है। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे कि सर ये 52वां संविधान संशोधन है। क्या है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। सीए का मतलब होता है जी संविधान संशोधन, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भैया इतनी जगह लिखने के बाद भी अगर आप जानबूझ कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हालांकि मैंने ये अमेंडमेंट, इतना तो आपको समझ जाना चाहिए कि कई बार हमने लिख लिया अमेंडमेंट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट C4, कॉन्स्टिट्यूशनल A4 अमेंडमेंट यहाँ पर लिखा था ना, यहाँ पर भैया लिखा है ना, कहाँ गया? चलिए ये भी मैंने लिखा है ना। यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को, अच्छा ये तो हमने नहीं लिखा, यहाँ हमने लिखा होगा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ये, जिसे हम संविधान संशोधन कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पर मैंने इसका हिंदी भी लिखा था संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, चलिए अब कोई दिक्कत, यहाँ पर भी मैंने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जैसे संविधान संशोधन, यहां भी लिखा था मैंने संविधान संशोधन अधिनियम। अब आप हर सेंटेंस में लिखवाना चाह रहे हैं हिंदी इंग्लिश, तो फिर तो आप थोड़ा सा और मेहनत करिए, है ना, क्योंकि अभी आपको मेहनत की आवश्यकता है। मैंने लग रहा है कि अनुसूचियों को शेड्यूल बहुत बार बोल दिया होगा, सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत बार बोल दिया होगा, सीए को हिंदी में संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं, बहुत बार बोल दिया होगा। तो ये सारी चीजें लिख लीजिए। ठीक है, अब बात आती है जी किसकी? 12वीं अनुसूची, शेड्यूल या अनुसूची। शेड्यूल की बात होगी, शेड्यूल है 12, जिसे अनुसूची कहेंगे, अनुसूची 12। ठीक है, अनुसूची 12। जब अनुसूची 12 की बात होगी तो इसमें क्या है? नगरीय प्रशासन, इसे हम कहेंगे नगरीय प्रशासन, या हम इसे कह सकते हैं नगरीय प्रशासन को नगर पालिकाएं। क्या कहेंगे इसे? म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। नगर पालिकाओं को हम क्या कह सकते हैं? म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज। चलिए अब बात आती है कि सर इसमें जो विषय दिए गए थे, इसमें कुल विषय कितनी है? जो 12वीं अनुसूची है इसमें जो विषय दिए हैं, सब्जेक्ट दिए हैं, वो सब्जेक्ट हैं 18। कितने सब्जेक्ट हैं? 18। चलिए ये जोड़ी कब गई है? इसको एड ऑन कब किया गया? तो इसे 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1992। लेकिन लागू ये भी 93 में हुआ है, ये आप लोग याद रखना। लागू कब हुआ है? ये लागू हुआ 1 जून 1993 में। ठीक है, और ये वाला लागू कब हुआ है? ये लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। मैंने इस पे चर्चा कर ली कि जो अधिनियम जिस नाम से आता है उसे उसी के नाम से पढ़ा जाता है। तो आप 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 नहीं कह सकते, क्योंकि भैया 22 और 23 दिसंबर 1992 में लोकसभा राज्यसभा से 73 और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। सर शेड्यूल 8 तो आपने बताया ही नहीं। देखो कितने यहां पर ये जो थी ये 8 है, और ये मैंने ना हिंदी में ही लिखा है 8। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये हमने पढ़ लिया। एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए कि पहली अनुसूची में क्या दिया था। सर प्रैक्टिस कहां करें? प्रैक्टिस भैया आप कर लीजिए, यूट्यूब पर चल रही है 2 बजे से प्रैक्टिस सेट, यूट्यूब पर 2 बजे से प्रैक्टिस सेट चल रहा है। चलिए पहली अनुसूची में हमने क्या करा? पहली अनुसूची में हमने पढ़ा कि सर संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन। ठीक है, दूसरी में पढ़ा हमने
क्या वेतन भत्ते, अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, अनुसूची 5 में हमने 10 राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण पढ़ा, अनुसूची 6 में असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन पढ़ा, अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन पढ़ा, अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन पढ़ा, अनुसूची 9 में हमने भूमि सुधार पढ़ा, अनुसूची 10 में दल बदलने पर रोक पढ़ा, अनुसूची 11 में हमने पंचायत राज पढ़ा और अनुसूची 12 में हमने नगरीय प्रशासन पढ़ा। क्या पढ़ा? नगरीय प्रशासन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था आपका, खत्म हुआ। कलम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत, कलम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। ठीक है जी, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, यूट्यूब पर डेली चलता है मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस सेट, ठीक है, रोजगार वेद अंकित पर। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।